बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोगों ने कल एक प्रोसेस स्लाइटली से डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था एक पर्सन अगर एक ऑफरर अगर ऑफर करता है his willingness to do something or not to do something and that particular offer is accepted by the other person, it becomes a or promise if backed by the lawful consideration agreement बन जाता है and if agreement is enforceable by law कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और इसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए। और एक वही पैथेटिक सी एग्जांपल जो हम लोग आमतौर पे यूज कर रहे थे, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, ये दो पर्सन हैं, एक फॉर एग्जांपल इसको गुड्स देता है और अल्टीमेटली इसने को 50,000 रुपीज पे करने हैं, तो एक की ऑब्लिगेशन दूसरे का राइट समझाएगा और अगर एक पार्टी का राइट डैमेज किया तो फिर डेफिनेटली वो कोर्ट में जाएगा अपना राइट क्लेम करने के लिए। इज दैट क्लियर? अच्छा, जो पर्सन डिफॉल्ट करता है यूजुअली हम उसका नाम बार बार पढ़े होंगे डिफॉल्टिंग पार्टी। ठीक है, डिफॉल्ट किया जिसने, और यही ऑब्वियसली इसने डिफॉल्ट किया है तो फिर ये केस फाइल करेगा। इसको यूजुअली कहा जाता है लॉ की टर्मिनोलॉजी में एग्रीव्ड पार्टी, वो बेचारा मजलूम। ठीक है, चलो जी, मजलूम। ठीक है जी। सो वो तो मैं मुझे भूत सवार हुआ है आजकल उर्दू लिखने का, इसलिए मैं लिख देता हूं। अच्छा जी, वो पर्सन जिसके साथ बुरी हुई है और ऑब्वियसली जब ये केस फाइल करेगा तो टाइटल ऑफ द केस कैसे आएगा? प्लीज, अगर बी केस फाइल करे तो बी वर्सेस ए। बी को हमने क्या कहा था? पिटिशनर या प्लेंटिफ, द पर्सन हु इज फाइलिंग द पिटिशन एंड ए मींस द डिफेंडेंट। बेहतरीन हो गया। हमने इसके बाद मैंने कहा था कि अब हमारा जो अगला प्रोसेस है, अगला जो सारा चैप्टर का सीक्वेंस रहेगा 2, 3, 4, इसमें हम इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्ट की बात चैप्टर 5 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो, सो फिर स्टार्ट करते हैं पहले एलिमेंट के ऊपर, ऑफर। ठीक है, सो इसका मतलब है हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर के अंदर जो अब चैप्टर नंबर 2 है, मैं उसे अगर समराइज कर दूं क्योंकि अब आपको समझ आ गया है, तो हम इन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। लॉ की नजर में ये कब वैलिड होंगी? ठीक है, लॉ की नजर में ये कब वैलिड होंगी? अच्छा, वैलिड तो है, ठीक है, कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस पढ़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, एक पर्सन अगर ऑफर करता है तो बाद में उसका माइंड चेंज भी तो हो सकता है, वापस भी तो ली जा सकती है ऑफर के नहीं? ऐसा है कि नहीं? मतलब फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आप कोट करते हो कोई चीज खरीदने के लिए, लेटर ऑन आप विड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो यार, बिजनेस है। ठीक है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है आपको ये बाय कर लेना चाहिए, आप डिसीजन ले लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, प्रॉम ऑफर करते हो, लेटर ऑन आप चाहते हो कि यार नहीं, चेंज ऑफ माइंड है, मैं विड्रॉ कर लेता हूं। मेरी बात समझ आ रही है? सो इसका मतलब विड्रॉल भी तो किया जा सकता है, उसको कहते हैं टेक्निकल वर्ड में उसको कहते हैं रेवोकेशन, रिवोक कर देना, विड्रॉ कर लेना। टेक्निकल टर्म बोल रहा हूं, रेवोकेशन, रिवोक करना, विड्रॉ कर लेना अपनी ऑफर को। तो हम पढ़ेंगे फिर कि अगर एक ऑफरर ने अपनी ऑफर विड्रॉ करनी हो तो कैसे करेगा और कब तक कर सकता है, उसकी टाइमलाइन क्या होगी, और अगर एक एक्सेप्टर ने अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ करनी हो तो उसके लिए क्या कोई टाइमलाइन मौजूद है कि नहीं है? मेरी बात समझ पा रहे हो? सो हमने इसकी रेवोकेशन के प्रिंसिपल पढ़ेंगे और वैलिडिटी पढ़ेंगे, प्लस एक और छोटी सी चीज जिसे मैं कह रहा था, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक चीज हम और भी पढ़े होंगे इसके साथ साथ, दैट वुड बी टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, ये पढ़ते हुए प्रिंसिपल्स एक बात और ख्याल रखना है कि आप 1872 में जी रहे हो। ठीक है, हम कुछ बातें ऐसी पढ़ेंगे जो पोस्टल सिस्टम के हवाले से पढ़ेंगे इस ऑफर और एक्सेप्टेंस को समझने के लिए। वजह क्या है? क्योंकि आज के जमाने में अगर आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हो तो जहन में सबसे पहली चीज क्या आती है? कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ? थ्रू ईमेल। सो इसका मतलब है कम्युनिकेशन मोड इतना फास्ट हो चुका है कि शायद जो ये प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे उनमें बहुत से प्रिंसिपल अप्लाई होते नजर ही नहीं आएंगे आज की प्रैक्टिकल लाइफ में, आज के बिजनेस एरा में वो प्रिंसिपल अप्लाई होते, क्योंकि अब ईमेल, अब ऑफर आनी है ईमेल के थ्रू। और शायद अगर आपको एक छोटा सा ईमेल का फीचर पता है कि आप अक्सर आपको ईमेल आए तो ऑटो जनरेटेड कुछ उसके रिप्लाईज आपके लिए हेल्पफुल रिप्लाईज आ जाते हैं नीचे
और अगर आप मैं कहूं वो रिप्लाई यस का बटन दबा के या थैंक यू सो मच एक्नॉलेज का बटन दबा के वापस भेज दें तो इनफैक्ट आपने एक्सेप्टेंस भी भेज दी। तो टाइम स्पैन कितना लगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड। तो इसका मतलब है आज के बिजनेस एरा के अंदर या आज के कम्युनिकेशन मोड के अंदर कुछ प्रिंसिपल हमें आउटडेटेड नजर आएंगे। इज दैट क्लियर? चलो सो फिर हम अपना पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप जब फॉर एग्जांपल ये पार्टी केस फाइल करेगी बी जो है वो ए के खिलाफ, तो कोर्ट ये नहीं देखेगा कि कॉन्ट्रैक्ट सही है कि नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल है कि नहीं। वो शुरू से स्टार्ट करेगा। वो देखेगा क्या ऑफर वैलिड थी, क्या एक्सेप्टेंस वैलिड थी, कंसिडरेशन लॉफुल थी, ऑब्जेक्ट लॉफुल था, एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट तो नहीं है, ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। फिर आके वो कहेगा अच्छा हाँ इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था। जब एक दफा कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना, यही कहा ना। और कॉन्ट्रैक्ट के वाले से मैंने कल भी एक वर्ड बोला था, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज, कि भाई अब इनका फर्ज है कि ये पूरा करें अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? सो उससे वो सारे एलिमेंट्स को वेरीफाई करेगा। हो सकता है ऑफर ही वैलिड ना हो, तो फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, ऑफर ही रिजेक्ट हो जाएगी, तो फिर वहीं से केस डिसमिस हो जाएगा या डिसाइड हो जाएगा इन द फेवर ऑफ द अदर पर्सन। मेरी बात समझ पा रहे हो? सो कह रहे फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ले जी, ऑफर के हवाले से, प्रपोजल के हवाले से हम कुछ बातें पढ़ने लगे हैं। नंबर 1, बड़ी मुश्किल बात लिख रहा है, एन ऑफर कैन नॉट बी मेड टू, cannot be make a person cannot make an offer to himself। भाई अपने आप को ऑफर नहीं की जा सकती। सो बड़ी बेहुदा बात है, लेकिन कोई बात नहीं, लॉ कई दफा इस हद तक चले जाता है, कोई मसला नहीं। क्लैरिफिकेशन के लिए, अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टन एंड डेफिनेट। भाई क्लियर हो, सर्टन हो, एम्बिग्यूटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अगर मिस्टर ए जो हैं वो ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो मल्टीपल किस्म के ऑयल बेचते हैं, ठीक है, मतलब कई किस्म के ऑयल हैं, कोकोनट है, आलमंड है, कुकिंग ऑयल है, लाइक ब्ला ब्ला, एक रेंज है पूरी ऑयल्स में। अच्छा, वो ऑयल्स बेचते हैं, वो बी आगे कहता है, सपोज बी आके ऑफर करता है यार ये 500 टन ना या 500 लीटर ना भिजवा देना मुझे। अबे कौन सा 500 लीटर? ठीक है, बात समझ आ रही है? क्या टर्म सर्टन है, ऑफर सर्टन है? नहीं। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि वो सिर्फ एक ही चीज का डिस्ट्रीब्यूटर है, से मे बी कुकिंग ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर है और एक ही किस्म का कुकिंग ऑयल उसके पास होता है, और हम उसे आगे कहेंगे 500 लीटर भिजवा देना, अब टर्म सर्टन है। इसका मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट की सर्कमस्टांसेस पर या केस स्टडी को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा यह समझने के लिए कि ऑफर जो थी वो सर्टन है कि नहीं है। क्लियर? अच्छा, ये भी आसान सी बात है, मुश्किल नहीं। आगे चलते हैं। ऑफर में भी सब्जेक्ट टू कंडीशन। जनाब जो चीज अपनी बेच रहा है वो शर्त लगा सकता है, वो कंडीशंस अटैच कर सकता है, ठीक है। आप लोग जब रिश्ता बेचते हो साथ शर्तें बेचते हो ना कि फीमेल्स, अच्छा हाँ बेचारे मजबूर हो, वो वहां से शर्तें आती हैं, वो कहते वो एक्सेप्ट हो बड़ी बात। सो प्रपोजल में हमेशा शर्तें रखी जाती हैं। भाई रखते हो आप लोग, ना भी रखो, आपके फैमिली वाले रख रहे होते हैं बीच में, ठीक है। सबसे कॉमन वो जो लानत आप लोग एक्सचेंज कर रहे होते हो, जेस, ठीक है। सो वापस आता हूं कि कंडीशंस अटैच करना चाहो तो कर सकते हो जनाब। ऑफरर के पास राइट है, वो ऑफर को कंडीशनल बना सकता है, वो सब्जेक्ट टू कंडीशन। भाई ये वाली रिक्वायरमेंट मीट करो, फिर लाइक मैं कहूं क्रिसेंट कॉलेज आपको ऑफर करता है एडमिशन ओपन, लेकिन जिसके मार्क्स 70% होंगे उसी को एडमिशन मिलेगा एफएससी में, जिसके मार्क्स या एफए में इंटरमीडिएट में 70% मार्क्स होंगे उसको एडमिशन मिलेगा। अब है तो ऑफर, लेकिन एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? कंडीशनल है, पहले कंडीशन मीट करो फिर ही एडमिशन देंगे। जैसा आप लोगों को आईकैप का क्राइटेरिया पता है 60% से नीचे हो तो आप सीए नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आप एक प्रोफेशनल एग्जाम देकर आओ, टेस्ट देकर आओ, फिर आप आते हो, क्यूएटी जिसे आप कहते हो। सो ये क्या है? कंडीशन। ऑफर है लेकिन विद अ कंडीशन, तो कंडीशन नहीं मीट करोगे तो ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगी। क्लियर? ये बात भी समझ आई? अच्छा, एक चीज बस ख्याल रखो कि कंडीशंस का कम्युनिकेट कर देना जरूरी है ऑफरर के लिए, इल्हाम नहीं होना एक्सेप्टर को। कंडीशंस अगर लगाना चाहते हो तो कम्युनिकेट करना जरूरी है टू द एक्सेप्टर, यानी अगर ए कोई कंडीशन इंपोज करता है तो बी को बताना
जरूरी है, वरना ऐसा समझा जाएगा इस ऑफर के साथ किसी किस्म की कोई कंडीशन अटैच नहीं, और अगर एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर ली तो वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कंसिडरिंग द अदर एलिमेंट्स विल बी फुलफिल्ड। मेरी बात समझ आ रही है? एक केस स्टडी थी इंडिया की क्या कहना चाहिए, सब कॉन्टिनेंट की। मिस्टर एंड मिसेज एक्स जो भी थे वो एक रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, उन्होंने रूम बुक किया, ठीक है जी, वही ऑब्वियसली वो जिस तरह रूम की चाबी दे दी रिसेप्शन ने, और वो रूम में चले गए जी अपना सामान लेके। अब अंदर एंटर हुए हैं तो वहां पे ना एक वो नोटिस लगा हुआ है, कीमती अशिया की खुद हिफाजत करें वरना इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। खूबसूरत जुमला आप अक्सर जगह पर पढ़ते हो। सो कीमती अशिया की खुद हिफाजत, उन्होंने इग्नोर मारा, अपना सामान रखा बाहर। केस स्टडी ऐसी ही है, बिल्कुल ये रियल केस है, और इनफैक्ट सामान चोरी हो गया। अब ऑब्वियस बात है मिस्टर एंड मिसेज एक्स को तब तो चढ़नी है, उन्होंने केस फाइल कर दिया होटल मैनेजमेंट के खिलाफ। होटल मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जनाब आपको टर्म कम्युनिकेट हो गई हैं, ठीक है, सो इसीलिए कंडीशनल ऑफर थी, आपने एक्सेप्ट कर ली है तो बात खत्म, हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं, इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है आपके लॉस के लिए, आपने खुद हिफाजत करनी थी। तो अब मुझे बताइए, उन्होंने केस फाइल किया तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जब वो रिसेप्शन के ऊपर खड़े तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे थे तो अल्टीमेटली तुमने एग्री किया रेट जो भी रूम रेंट है, और तुमने उनको कीज हैंडओवर कर दी, आपका कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन वहां मुकम्मल हो गई, काउंटर पे रिसेप्शन पे ही आपकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो गई, और आपने ऑफर किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वहीं पे एक्सचेंज हुए, सब कुछ कंसिडरेशन एवरीथिंग कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो गया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप उन्हें टर्म्स बता रहे हो, ये टर्म्स वैलिड नहीं है और एप्लीकेबल नहीं है उन पे, सो होटल मैनेजमेंट लायबल करार दी गई कि वो पे करे लॉस जितना भी हुआ। मेरी बात समझ पाए हो कि किस तरह लॉ ने डिसाइड किया? लॉ ने सिर्फ एक पॉइंट पे डिसाइड किया, क्या कंडीशन, ऑफर की जो कंडीशन थी वो कम्युनिकेट की गई थी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बाद में कर दो उससे ऑफर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ आ रही है? ऑफर की वैलिडिटी, अच्छा सर आपने कल कहा था कि ऑफर मतलब कोई भी अगली प्लॉट है, आपने कहा 1 करोड़ का तो 1 में बेच दो तो लॉ इसको कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस में लॉ कैसे आ गया? ऑफर एक्सेप्टेंस में लॉ कैसे आ गया? बेटा देखो, आपके रिलेशंस को, अगर आपके रिलेशन में लीगल पावर नहीं होगी तो कोई एक दूसरे की बात मानेगा? आज मैं अगर कहूं बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में लोग करने से डरते क्यों हैं, या अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करते हुए डरते क्यों हैं, भागते क्यों नहीं? उन्हें पता है कि अगर फॉर एग्जांपल पूरी ना की तो कोर्ट में केस होएगा, यही है ना। इसका मतलब आप लोगों के इस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप को पीछे से लॉ की सपोर्ट हासिल है, तभी लोगों के बिहेवियर अलाइन है। तो अगर लॉ ऑफर एक्सेप्टेंस में ना घुसे तो फिर लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टूटना शुरू हो जाएंगे। जहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट नॉट फिजिबल हुआ या वायबल ना रहा, प्रॉफिटेबल ना रहा, लोग तोड़ देंगे। बात समझ आ रही है? देखो, हर दफा जरूरी नहीं होता कि प्रॉफिट में किसी कॉन्ट्रैक्ट में विन विन सिचुएशन हो। समटाइम्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जिनमें विन विन सिचुएशन नहीं क्रिएट होती। फॉर एग्जांपल, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट की आपको गुड्स डिलीवर करनी है, लेटर ऑन मुझे गुड्स महंगी पड़ गई, अब मैं आपको मजबूरी में करूंगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं। अगर शायद मुझे लॉ सपोर्ट ना करे या आपको सपोर्ट ना करे तो शायद मैं फौरन से पहले भाग जाऊं यहां से कि भाई मैं 100 की चीज खरीद के सपोज 90 रुपए की कैसे बेचूं। बात समझ आ रही है? लेकिन लॉ मुझे बाउंड करेगा, इस सूरत में भी तुम 10 का लॉस बियर करो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है। बात समझ आ रही है मेरी? उससे पहले कुछ है ही नहीं ना उससे पहले कुछ है ही नहीं, इसलिए तो मैंने एग्जीक्यूट करवाया कॉन्ट्रैक्ट रिसेप्शन के ऊपर। मेरी बात समझ आई है? कुछ ऐसे भी शहजादे थे, सर वो रूम दिखाया होगा तो रूम में रूम एग्रीमेंट से पहले, जिसमें वो यूजुअली हमारे कल्चर में है, वो रूम दिखाते हैं कि जी ये रूम है देख लें, तो कहते रूम दिखाया होगा तो नोटिस पढ़ लिया होगा। मैं कहा अच्छा एक चीज समझा दूं, जितने फैक्ट्स गिवन हो आपने उन्हीं फैक्ट्स में रह के केस स्टडी को डिसाइड करना होगा। सेल्फ अजम्पशंस जो हैं वो नहीं चलेंगी, खुद अज्यूम नहीं करने, फैक्ट्स अज्यूम नहीं करने। इज दैट क्लियर? फैक्ट्स नहीं अज्यूम करने। क्लियर हो गया? चलो सो जरा पढ़ते हैं। एमसी कुचल की एग्जांपल है 10 और 11, जल्दी से जरा एक दफा पढ़ते हैं साथ साथ। जस्ट एमसी कुचल नाम है उस बंदे का, राइटर का। हाँ जी, इंडियन ऑथर है। 10 और 11 पढ़नी है जी। लें जी आपके सामने ये एक 10, एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल।
एक केस स्टडी उसने कंपाइल की हुई है प्लीज। और प्लीज मैं फिर कहूंगा कि सोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअल केस स्टडी है, उसने एक एक्चुअल केस स्टडी को कंपाइल किया हुआ आपके लिए, एक्सट्रैक्ट किया हुआ। जी एक दफा पढ़ ली केस स्टडी जी, सॉल्यूशंस भी जरा हम बना लें अपने। हुआ क्या है जल्दी से बताता हूं। X delivered code to Y, a dry cleaner for dry cleaning, and took the receipt. On the back of the receipt, certain condition was printed backside पे in English language. One of the condition printed on the back was the liability of the dry cleaner company shall be limited to the 50% of the cost of the, मतलब अगर कोई चीज गुमी तो हम उस चीज के 50% की कॉस्ट तक बियर करेंगे, यानी लॉस जो है। X never look at the back of the receipt. X ने ज़हमत नहीं की कस्टमर ने। X quote was lost and X claimed the actual value of the quote. पूरी 100% जो अमाउंट होगी, सपा में 100 रुपए का हो, पूरी दो जी। Discuss the legal position in each of the following cases. Alternate cases. Number 1, if there was nothing on the face of the receipt to draw the attention to the conditions printed on the back side and X was a graduate in English. रिसीट के फ्रंट पे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि पीछे भी मुड़ जाएं जनाब, ठीक है, प्लीज टर्न ओवर, जो भी है, इस तरह की कोई कंडीशन मौजूद नहीं थी, या सी द इंस्ट्रक्शन एट द बैक, ऐसी कोई कंडीशन मौजूद नहीं है। तो जी बताइए, कम्युनिकेट समझी जाएगी कि नहीं? कंडीशन कम्युनिकेट नहीं समझी जाएगी। जनाबे वाला उसने कम्युनिकेट नहीं किया, ड्राई क्लीनर को बताना चाहिए था कि जनाबे वाला पीछे कंडीशंस पढ़ लें जो भी उस ऑफर के साथ अटैच थी, वो 50% वाली। तो अगर नहीं कम्युनिकेट किया तो अब लॉस कौन बियर करेगा? ड्राई क्लीनर। कितने परसेंट? 100%। चलो जी अगली बात पे आते हैं। If on the face of the receipt the words see back were printed in English but X did not read it, जी ये बात लिखी हुई थी अगर फ्रंट पे तो फिर लायबल है, उसने नहीं पढ़ी, वो उसकी नेग्लिजेंस है। एंड नेग्लिजेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज अंडर द लॉ। आपको नहीं पता, मतलब कभी ऐसा करके देख लो कि इशारा तोड़ के जाओ, आगे वार्डन मिलेगा, वो कहेगा ये क्या किया तुमने, इशारा तोड़ा। कहना सर मैं अभी अभी पाकिस्तान आया हूं, मुझे पता नहीं था कि सिग्नल पे रुकना होता है, ठीक है, मुझे लॉ का नहीं पता था। तो फिर वो आपको एक रसीद देके बताएगा, अगली बार तुम्हें याद रहेगा, ठीक है, बख्शेगा नहीं तुम्हें कि तुम्हें लॉ नहीं पता, ये तुम्हारी नेग्लिजेंस है, भुगतोगे तुम लाजमी, ठीक है जी। चलो जरा एक्स ए केस और बी केस जल्दी से पढ़ो। सो एक्स वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द लॉस, कोई इंडिकेशन नहीं है, तो देख लो एक्चुअल केस है एच और एस के दरमियान का, जो उसने उसको दोबारा से एक्सट्रैक्ट किया है और नेम चेंज करके उसने आपसे शेयर कर लिया है। ये एक्चुअल केस है, हेंडरसन एंड स्टीवनसन जो भी है। और दूसरे केस में चूंकि कम्युनिकेट हो चुकी थी इसलिए 50% बियर करेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत केस स्टडी इस तरह भी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो आप लोगों को मैंने शेयर नहीं की यहाँ पे, कि अगर फॉर एग्जांपल ये बंदा ग्रेजुएट, ये पढ़ा लिखा ना होता, इंग्लिश ना जानता होता, तो फिर भी कम्युनिकेटेड समझ जाती। लॉ की नजर में अगर तुम्हें इवन के एक बड़ी खूबसूरत केस स्टडी थी, एक्चुअल केस था कि किसी होटल की बैक साइड पे चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था, लैंग्वेज में ना, तो उस पर्सन का सामान गुम गया, उसने कहा ये देखिए हमने बैक साइड पे लिखा हुआ, और फ्रंट पे लिखा भी होता सी ऑन बैक ना। तो लॉ का कंक्लूजन ये था कि लैंग्वेज अगर बैरियर है तो ऑफरर को या उस एक्सेप्टर को किसी से डिस्कस इंटरप्रिटेशन करवा लेनी चाहिए थी। ये भी इसकी नेग्लिजेंस है कि अगर तुम्हें लैंग्वेज नहीं समझ आ रही तो पढ़ा लिखा ना होना, लैंग्वेज समझ ना आना, ये ऑफरर का कसूर नहीं है, एक्सेप्टर को ये जिम्मेदारी है कि वो उसकी इंटरप्रिटेशन करवा ले। इज दैट क्लियर? चलो 10 और 11 थी, चले जी 11 भी एक दफा जल्दी से पढ़िए, वही है मेरा ख्याल है शायद। जी वही है जो मैंने शायद एक्सप्रेस भी कर दिया आपसे। चलो जी वापस आ जाओ। अच्छा, अब एक चीज, ये एक और नया कॉन्सेप्ट, अब इसका मतलब 3 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि बेटा आप लोग अक्सर देखते हो एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, और अक्सर ये मतलब मुझे बहुत कॉमनली नजर आती हैं कि यूजुअली ईद से पहले कुछ लग रही होती हैं, ऑफर्स आ रही होती हैं, और आपको कहा जाता है ये ऑफर सिर्फ चांद रात तक महदूद है, ऐसा होता है।
सो क्या है वो ऑफर है? एडवर्टीजमेंट्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल मैट्रेस वाले कहते हैं जी ये ऑफर चांद रात तक महदूद है और रिप्लेस करें अपना मैट्रेस एंड गेट दिस बिफोर ईद ना। अब मुझे बताओ ये ऑफर है? और अगर आप एक्सेप्ट जाके उन्हें कहोगे कि फॉर एग्जाम्पल हाँ जी दे दे मैट्रेस, हो के भागो यहां से, कोई मैट्रेस नहीं है, और आपने क्या करना है केस करना है। पढ़ लिया थोड़ा सा लॉ। देखो अब मैं एक चीज समझाने लगा हूं, दो चीजों में फर्क होता है, एक है ऑफर, एक है इन्विटेशन टू एन ऑफर। मैं वर्ड बोल रहा हूं इन्विटेशन टू एन ऑफर, आपको इनवाइट किया जाता है आइए और ऑफर कीजिए। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हो आइदर ऑन द टेलीविजन, आइदर ऑन एनी सोशल मीडिया, ऑन न्यूज़पेपर, व्हाटएवर, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट, ये सब इन्विटेशंस हैं आपको कि आइए और ऑफर कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप किस पोजीशन में होंगे जब आप जाएंगे और आप कहेंगे मुझे मैट्रेस रिप्लेस करना है? ऑफरर की पोजीशन में है। एन एक्सेप्टर बीइंग द शॉपकीपर, एक्सेप्टर हैज अ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर ऑफर। तो मैं चाहूं तो आपकी ऑफर एक्सेप्ट करूं, चाहूं तो रिजेक्ट कर दूं। सो इन्विटेशन टू एन ऑफर को बहुत क्लोजली समझो। उसकी रीजन है समटाइम्स आपको फील होगा ये ऑफर है, बट वो ऑफर नहीं होती। इसी तरह एक और एग्जांपल, आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, आजकल जिस तरह एक ट्रेंड बन चुका है जी शॉपिंग मॉल्स। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, हर एक चीज शेल्फ पे प्लेस हुई हुई है प्रॉपर मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड वे में। आप जाते हो खुद ही अपनी चीजें पिक करते हो जो रिक्वायर्ड होती है, काउंटर पे आते हो, से कहते हो मैंने परचेज करना। कहा सर आपकी शक्ल देख के लगता है आपको नहीं बेचनी, मैंने आपको नहीं बेचना। आपने कहा तुमने ऑफर की, मैंने एक्सेप्ट कर ली, नाउ इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये तो चीजें मैं लेके जाऊंगा। अब वंस अगेन वो जो शेल्फिंग हुई हुई है सारी, वो जो प्राइस टैग लगे हुए हैं, वो इन्विटेशन थी, इन्विटेशन टू एन ऑफर। एक्चुअली में वो आपको डिसेमिनेट कर रहा है इंफॉर्मेशन कि इस चीज की ये प्राइस है, ये क्वालिटी है, ये प्राइस है, ये क्वालिटी है, लाइक दैट। सो इन्विटेशन है, इट्स अ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द शॉपकीपर, बाय द शॉप ऑनर जो भी है, मॉल ऑनर जो है। बात समझ आ रही है? आप हो वो बंदे जो चीजें पकड़ के जाए हो और वहां पे काउंटर पे जाके खड़े हो, तो अब आप किस पोजीशन में हो? ऑफरर की पोजीशन में हो। एंड अ शॉपकीपर हैज अ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर ऑफर। सिंपल। मैंने आपकी पोजीशन बदल दी है सर, वरना हर बंदा केस फाइल कर देता। सपोज कोई डिस्काउंट लगता, आप अखबार पढ़ते, फौरन से पहले पहुंच जाते एक्सेप्टेड। अब वो कहता सर प्रोडक्ट ही नहीं है, खत्म हो गई, सारी सेल हो गई है। आपको कहते नहीं, तुमने ऑफर की थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली है, इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इतना तो लॉ मैंने पढ़ा ही हुआ है, तो तुम्हारे पे तो केस होगा। सो वहां पे अपने आप को क्लैरिफाई करो कि आपकी पोजीशन नहीं है वो, आपकी पोजीशन ऑफरर की है। ही इज एन एक्सेप्टर, ही इज अ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। यही वजह है कि कोई प्रोडक्ट आप देखते हो, एडवर्टाइजमेंट आप जाते हो, वो डिस्काउंट नहीं मिलता या वो प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो वो जो शॉपकीपर है वो बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर कि वो आपके लिए अरेंज करके दे, क्योंकि आप आए हो उसके पास अरेंजमेंट करवाने के लिए, ऑफर करने के लिए। उसके पास राइट है, वो रिजेक्ट कर दे, ठीक है, वो रिजेक्ट कर देगा सर आउट ऑफ स्टॉक है, सॉरी। बात समझ आई है जी? एक और चीज होती है जी बेटे, फिक्स प्राइस का मतलब क्या? मतलब फिक्स प्राइस कैसे होगी? तो फिर प्राइस तो फिक्स होती है बेटे, प्राइस टैग लगे होते हैं। प्राइस टैग लगना ही कहलाता है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि शॉप ऑनर आपको फैसिलिटेट कर रहा है और हर चीज की क्वालिटी और प्रोडक्ट आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है, ताकि आपको अगर पसंद आए तो आप आके ऑफर करें, आई वॉन्ट टू बाय दैट। ठीक है जी, कुछ बात समझ आई? एक तीसरा और सिनेरियो होता है ऑक्शन सेल का। अक्सर आपने वो फिल्मों में देखा होगा, वो हैमर वाला काम, 1 2 13 करोड़ 12 करोड़, वो लाइक दैट। जो बिडर क्या कर रहे होते हैं? बिड्स लगा रहे होते हैं, ऐसा ही है। और एक अल्टीमेटली एक स्टेज आती है जहां पे वो 3 दफा हैमर मारता है और अल्टीमेटली कहता है सोल्ड, ऐसा होता है। सो इनफैक्ट अब वंस अगेन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं इसको बेचने लगाऊं जी, बिडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपए से, ठीक है सपोज, तो क्या मैं ऑफर कर रहा हूं? नहीं, वंस अगेन एज एन ऑक्शनियर इट्स एन इन्विटेशन टू एन ऑफर, कि आप ऑफर लगा, आप बोली लगाइए। सो ये जो बिडर बैठे हैं सारे, ये ऑफरर हैं। सपोज ये कहता है सर 120 रुपए, मैंने तो नहीं देनी तुझे, सो आई हैव अ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। आई एम एक्सेप्टर एक्चुअली, ऑल्दो मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे क्यों ऐसे करना है, लेकिन आई हैव अ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। बात समझ आई है? ओके, सो इन्विटेशन टू एन ऑफर मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। तो पढ़ता हूं जरा। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन
invitation to an offer, the intention in invitation or an offer is to circulate information of his willingness to do the transaction. Such intention are not offer and do not equivalent to promise on acceptance. ना ये ऑफर है और ना ही इसके एक्सेप्ट कर देने से कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई लाइंस? चलो जी एमसीक्यू चल की 7, 8, 9 जल्दी से पढ़ते हैं, पढ़िए जरा प्लीज. प्लीज मैंने पहले भी कहा था बेशर्म होकर बैठना, अगर कुछ चीज समझ ना आए तो फौरन पूछ लेनी है, लिहाज में नहीं रहना. जी डन. अच्छा मैं कट रहा हूं, आ रहे हो जी डन. चलो और कोई ट्रांसलेशन इशू समझ भी आई है? चलो फिर जरा ये एग्जांपल्स भी पढ़ लो जल्दी से. 9, 10, 11, 12. ऊपर से जितनी आपने कंडीशन पढ़ी है उनकी एक एक रेलेवेंट है, ए बी सी डी से रेलेवेंट एक एक एग्जांपल मौजूद है. कि अगर मेरे लिए वो होता है ना, कुछ लोग एसोसिएट कर लेते हैं अपनी लक को किसी चीज के साथ, तो ऐसे होते हैं लोग हैं. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके घर के बाहर ना मतलब आलीशान घर है और घर के अंदर ना एक बोसीदा सी ना कार खड़ी है, टूटी फूटी, उसके शीशे भी नहीं है, लोहे का ढांचा खड़ा है सर वो, ठीक है, और चलने के काबिल भी नहीं है वो, बस वैसे शो पीस के तौर पे रखी हुई है. तो उससे पूछा कि यार ये क्या है? ये इसकी वजह से तो सारी किस्मत घर में आई हुई है. अच्छा सही है. नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं कि ऐसे पर्सन मौजूद हैं लोग जो एसोसिएट कर लेते हैं, कहते ये घर में आई थी ना उसके बाद से. कई वैसे लोग ऐसे बहुओं के बारे में भी कह रहे होते हैं, ठीक है, बेटियों के बारे में, बहुओं के बारे में अक्सर कहा जा रहा होता है. जी 9, 10, 11, 12 जो बातें समझी हैं उनकी एप्लीकेशन है प्लीज, लेकिन अगर तर्जुमा समझ ना आए तो प्लीज पूछिए, वरना मैं सब अच्छा समझ के चलूंगा. तुम्हें आ रही पढ़ा हुआ पहले? जी डन. 12 बेटियां डन. ओके जी चलो नेक्स्ट पॉइंट. फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट. मैंने कहा था हम इसकी वैलिडिटी के लिए कुछ कंडीशन पढ़ेंगे, फिर हम साथ ही बात करेंगे कि ऑफर कब कम्युनिकेटेड समझी जाएगी, कब हम समझेंगे हाँ भाई ऑफर कंप्लीट हो गई या एक ऑफर वैलिड ऑफर बन गई. तो वो कहता है जब सामने वाले के कान में आ जाएगी, सामने वाले के जहन में आ जाएगी, या सामने वाले को कम्युनिकेट हो जाएगी. बात समझ आई? सो मैं कहूं एक ऑफर कब कंप्लीट होती है? वो कहता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड. जिसको दी जा रही है उस तक पहुंच गई, समझ लें ऑफर कंप्लीट हो गई. सो आज के बिजनेस एरा में मैं ईमेल करता हूं, अगले 2 सेकंड में ऑफर कंप्लीट, क्योंकि पहुंच जानी है. हाँ उसने पढ़ी ना 2 दिन, वो एक अलग बात है, वो उसका मसला नहीं है, ऑफर कम्युनिकेट हो गई है. व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन, जब उसके नॉलेज में आ गई वो बात. इज दैट क्लियर? सो बता पढ़िए एग्जांपल 13 जल्दी से. जी डन. सिंपल सी एग्जांपल है. क्लियर? अभी हम बहुत आसान बातें पढ़े. और एक बात बता दूं, इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही टॉपिक अगर कभी टेस्ट हो तो होता है, वो भी हमने डिस्कस नहीं किया, एक्सेप्टेंस में से है. तो
सिर्फ वही टेस्ट होता है, बाकी सारी बेसिक नॉलेज है। इसमें से वो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है एक दो, लेकिन वो आपसे यहां से कभी भी थ्योरेटिकल टॉपिक या सब्जेक्टिव को क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। इज दैट क्लियर? या केस स्टडी आ सकती है इन बेसिक्स के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो भी ऐसी नहीं होगी कि सिर्फ इन्हीं बेसिक्स तक कन्फाइंड होगी, वो आगे से कहीं से आएगी लेकिन इन एलिमेंट्स को भी कहीं ना कहीं कवर करती होगी। इज दैट क्लियर? चलो, सो नेक्स्ट स्टेप, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। लो जी, हम तीसरे पॉइंट पे आ गए। हमने 2 पॉइंट्स, अच्छा मैंने मिटा दिए, मैं 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। हमने ऑफर की वैलिडिटी, टाइमिंग डिस्कस कर ली। अब तीसरा स्टेप, ऑफर रिवोक करनी हो तो भाई जब मर्जी कर लो, बस ये ख्याल रखो एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक होगी। अगर एक्सेप्टेंस हो गई फिर तो एलिमेंट्स पूरे हो गए तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ऐसा ही है। सो एक्सेप्टेंस से पहले पहले जब चाहो विड्रॉ करना कर लो, चेंज ऑफ माइंड पॉसिबल है, लॉ इजाजत देता है। So an offer may be revoked in the following ways: by the communication of notice of revocation, कि आप नोटिस दे दो कि जनाब मैं अपनी ऑफर को, आप कम्युनिकेट कर दो मैं अपनी ऑफर को रिवोक कर रहा हूं, बाय द ऑफरर टू द अदर पार्टी बिफोर एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप अपनी ऑफर जब चाहें रिवोक कर सकते हैं। मतलब ये बहुत कॉमन बात है, आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं किसी को, बिजनेस प्रपोजल भेजते हैं और वो 3-4 दिन लगा देता है एक्सेप्टेंस में, समझने में, पढ़ने में, तो तब तक अगर 3-4 दिन है आप रिवोक करना चाहें तो आप अपनी ऑफर रिवोक कर सकते हैं। सिंपली आप उसे कम्युनिकेट कर दें। अच्छा, रिवोकेशन का प्रिंसिपल क्या होगा? सिंपल, जिस तरह आपने ऑफर कम्युनिकेट की है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन, तो रेवोकेशन भी जब उसके नॉलेज में आ जाएगी तो ऑफर रिवोक हो जाएगी। जैसा मैं आपको कहूं जी मैं आई वांट टू सेल दिस लैपटॉप, आप भी सोच रहे हो और मैं आपको दोबारा कॉल करके कहूं जनाब मैं अपनी ऑफर को रिवोक करता हूं, तो पहली मेरी ऑफर भी आपके जहन में आ गई, नॉलेज में आ गई, मेरी रेवोकेशन विड्रॉल भी आपके नॉलेज में आ गया, तो ऑफर रिवोक हो गई आपकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अगर आपने उससे पहले एक्सेप्ट कर लिया तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर मैं पीछे नहीं हट सकता। अब मैं अगर पीछे हटूंगा, इफ इट इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट और मैं पीछे हटता हूं तो अल्टीमेटली मैं डिफॉल्टिंग पार्टी हूं, पे मैंने डिफॉल्ट किया अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने से, एंड समवेयर समवन के किसी के राइट डैमेज भी किए होंगे। क्लियर? बातें समझ आ रही हैं? सो फिर वो कहते हैं एक और चीज जी, हमने अक्सर देखा है कि ऑफर का ना, ये बड़ी आसान सा लेमैन तरीके से समझेंगे तो जल्दी जल्दी समझ आ जाएंगी। ऑफर हमेशा, मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था कि ये ऑफर महदूद मुद्दत तक है, चांद रात तक महदूद है, ऐसा होता है, या ये ऑफर अगले 10 दिन तक महदूद है, वैलिडिटी ऑफ ऑफर लिखी होती है। अक्सर आप देखते हो इनविटेशन टू एन ऑफर जब आता है तो उसमें वैलिडिटी लिखी होती है। तो इसी तरह ऑफरर भी चाहे अगर ऑफर दे रहा है, आई वांट टू सेल दिस लैपटॉप टू यू, ठीक है, एंड यू हैव टू रिस्पॉन्स विद इन 10 डेज, 10 दिनों में बताओ, नहीं तो मैं समझूंगा आपको नहीं चाहिए, सिंपली। सो अगर ये ऑफर, इसके साथ मैं टाइमलाइन अटैच कर सकता हूं जी, बिल्कुल टाइमलाइन। तो अगर ये 10 दिन एक्सपायर हो जाए, ऑफर खत्म ऑटोमेटिकली। बात समझ आ रही है? या मैंने इसके साथ कोई कंडीशन अटैच की और इसने कंडीशन मीट नहीं की, ऑफर तब भी खत्म। सो वो कहते हैं ऑफर वुड लैप्स, खत्म हो जाएगी, लैप्स मीन खत्म हो जाएगी, इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, कि अगर टाइमलाइन के अंदर उसने प्रिस्क्राइब, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कहा हुआ था 5 दिनों में रिस्पॉन्ड करो, नहीं आपने ऑफर एक्सेप्ट की 5 दिनों में, तो मतलब यह है कि ऑफर रिवोक। अब आप 6ठे दिन बेशक आके एक्सेप्टेंस दे दो, उस एक्सेप्टेंस का कोई फायदा नहीं, ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करती लॉ की नजर में। आप कहते फिरोगे मैंने एक्सेप्टेंस दी है, ये तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये डिफॉल्ट कर रहा है, नहीं, लॉ की नजर में ऑफर खत्म हो चुकी है। और सेकंड पॉइंट, अगर किसी ऑफर में टाइम डिसाइड ना हो, मतलब ऑफर है लेकिन टाइमलाइन नहीं बताया मैंने, मैं सिंपली ये कह यार आई वांट टू सेल दिस लैपटॉप टू यू, और आपको कोई टाइमलाइन में बाउंड नहीं किया, सपोज इनको बेच रहा हूं, गुड ने बेटे अली मुझे नाम थोड़ी लेट याद होते हैं इसलिए परेशान नहीं होना। सो अली को मैं लैपटॉप बेच रहा हूं और मैंने कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं की, तो अली को लिए लॉ कहता है फिर रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। तो व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल टाइम? लॉ ने इसको कहीं डिफाइन नहीं किया रीजन, उसने कहा ये जजमेंट है। हो सकता है किसी इंडस्ट्री में 15 दिन रीजनेबल टाइम हो, किसी इंडस्ट्री में 30 दिन रीजनेबल टाइम हो। ये कौन डिसाइड करेगा? लॉ एट द टाइम ऑफ जब आप केस फाइल करोगे कि क्या ये रीजनेबल एक्सेप्टेंस थी या एक्सेप्टेंस इन द रीजनेबल टाइम थी कि नहीं थी, ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है रीजनेबल टाइम से क्या मुराद है। वैसे टेक्निकली 1 महीना सीम्स टू बी अ रीजनेबल टाइम, 8 महीने रीजनेबल टाइम है क्या? नहीं, आपको 8 महीने बाद होश है यार वो तुमने ऑफर की थी ना,
आज एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। आप कहोगे जो ऑफर की थी ना उसके अब 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। तो समझाना ये चाह रहा हूं। अच्छा सुभान अल्लाह, बहुत टेक्निकल हो जाते हो तुम लोग कभी कभी, मैं मजाक में बात की है। सो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर ऑफर एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो रीजनेबल टाइम की कोई डेफिनेशन, मैं जिस तरह एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं प्रैक्टिकल। रोडोल्फ के केस में मैं मतलब जहां मैं पहले काम कर रहा था उनके केस में उनके मुताबिक 30 डेज का क्रेडिट पीरियड बहुत कॉमन चीज थी, ठीक है। अब ये उनकी इंडस्ट्री का नॉर्म है कि वो 30 दिन का उधार देते हैं। लेकिन जरा दूसरी तरफ आओ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक कार परचेज करने जाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले बीइंग अ कस्टमर क्या करोगे यार? पहले पैसे आप दोगे, फिर वो कहेंगे 6 महीने बाद आना, फिर आके डिलीवरी ले लीजिए, बाकी पैसे दीजिएगा और डिलीवरी ले लीजिएगा। सो इंडस्ट्री के नॉर्म्स कई दफा डिसाइड कर रहे होते हैं टाइमलाइंस को। जैसा मैंने अभी सिखाया, रोडोल्फ की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो माल भी दे देती है और 30 दिन का उधार भी दे देती है आराम से, कुछ को 60 दिन का भी उधार दे देती है। और अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं, वो कहते हैं पहले एडवांस रखो यहां पे, फिर आके प्रोडक्ट लेना अपनी 6 महीने बाद, या पहले 3 महीने होते तब 6 महीने गालबन, तो 6 महीने बाद अपनी प्रोडक्ट लेना। सो समझाना क्या चाह रहा हूं? समझाना ये चाह रहा हूं कि हर इंडस्ट्री का अपना नॉर्म है। तो ये जो रीजनेबल टाइम का वर्ड है ना, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। इज दैट क्लियर? चलो अच्छा जी, थर्ड पॉइंट, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन। भाई तुमने कंडीशन मीट नहीं की तो ऑफर खत्म, लैप्स्ड। बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, लें जी, if the fact of his death or insanity come to the knowledge of the acceptor before acceptance। suppose मैं कहता हूं ये A और B के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। A ने ऑफर की 50,000 रुपीज की गुड्स डिलीवर करेगा, ठीक है, और B 50,000 की पेमेंट करेगा। सपोज A ने ये ऑफर कर दी है जनाब, ठीक है, और ऑफर कब कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ मिस्टर बी। सपोज आ गई मिस्टर बी की नॉलेज में। अब उसके बाद क्या हुआ कि बेचारे की मौत, इजराइल साहब आ गए लेने के लिए, ले गए। उन्हें क्या पता था ऑफर पेंडिंग पड़ी हुई है, उसका कुछ करने दे, नहीं इतना टाइम तो नहीं मिलना ना, जब आना तो ले जाना है फौरन। सो डेथ केस में, अब डेथ हो गई है इस बंदे की, ठीक है, तो डेथ के केस में क्या बनेगा ऑफर का? तो लॉ कहता है ऑफर क्या रहेगी? वैलिड। देख लो, जब तक इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टर। उस सामने वाली पार्टी को इस बात का नॉलेज होना जरूरी है, यानी लोहकीन जो हैं वो कम्युनिकेट करें कि जनाबे वाला की डेथ हो गई है, तो जितनी ऑफर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? फौरन रिवोक, जो अभी एक्सेप्ट नहीं पेंडिंग। अच्छा, यहां पे समझने से पहले एक चीज छोटी सी और समझ लें। कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह के होते हैं। एक को आप कहते हो पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट, और एक है इम्पर्सनल नेचर। जरा इन दोनों को बस आसानी से समझ लो एक छोटी सी एग्जांपल से, तो समझ आ जाएगी। सपोज अज्यूम करें मोहम्मद जो है बहुत अच्छा पेंटर है, ठीक है, और मैं इसका बहुत फैन हूं, डाई हार्ट फैन हूं इसका, कि ये बहुत अच्छे स्केचेस बनाता है। मैंने इससे रिक्वेस्ट की कि ये लो 50,000 रुपये एडवांस लो, 5 लाख रुपए एडवांस लो और एक स्केच बना दो, ठीक है जी। ऑफर की, इसने एक्सेप्ट कर ली। क्लियर? अल्लाह के वाले मतलब फरिश्ते आ गए और ले गए सरकार को। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये जहां फानी से चला गया है, सपोज जहां फानी से चला गया अगर ये, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होने वाला है? ये तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो चुका, ऑफर एक्सेप्टेंस भी हो चुकी है और ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो चुका है दोनों पार्टीज के ऊपर जी। अब बताइए, तो क्या मेरी विश होगी कि इसकी जगह कोई भी बना के दे देगा इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं कबूल कर लूंगा। इसका बेबी होगा बना बनू के मुझे कार्टून बना के दे देगी, लें जी स्केच ले लें, तो क्या मैंने 5 लाख इसलिए पे किए कि इसकी जगह कोई और, मैं तो शायद इसकी जगह कोई और एक्सपर्ट भी यूज ना करूं, एक्सेप्ट ना करूं, इसलिए तो 5 लाख दे रहा हूं। सो इसका मतलब ये हुआ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पर्सनल नेचर के। मैं कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड बोल रहा हूं, मैं ऑफर ऊपर नहीं बोल रहा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक पार्टी की डेथ हो जाती है सपोज, या इंसेनिटी आ जाती है, दोनों वर्ड बोल देता हूं, डेथ या इंसेनिटी, मैं गया हूं आगे मोहम्मद लगा लाइक दैट,
या मुझे पता लगे या मुझे पता लगे मोहम्मद को घर वालों ने पकड़ के पागलखाने जमा कराया हुआ है और मैं को मेरे 5 लाख ले गया, ओके जनाब, मैं नहीं पता कहां रख के गया, छुपा गया कहीं पे। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और डेथ या इंसैनिटी के केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं, मतलब इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहते ऑटोमेटिकली, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं लेकिन वॉइड हो जाते हैं। बात समझ आई? पहली बात याद है। इस केस में देखो हमेशा जो पर्सन है, लायबिलिटी जो होती है ना, उसकी जो ऑब्लिगेशन होती है वो उसके बच्चे पूरी करते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरे करते हैं, लेकिन इस केस में नो, क्योंकि सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये वर्ड मैंने कल वैसे शेयर किया था आप लोगों के साथ। सो नॉट एनफोर्सेबल। लेकिन व्हाट अबाउट द 5 लाख? भाई वो वापस कर देंगे। देखो लॉ की नजर में सिंपल वर्ड्स हैं, जो आपने कमाया नहीं वो आपका नहीं है, यू हैव टू रिस्टोर दैट। तो क्या कर देंगे इसके घर वाले, लीगल रिप्रेजेंटेटिव? रिस्टोर द बेनिफिट्स। भाई बस वो पैसे वापस कर दें, वो 5 लाख। क्या कोई डैमेजेस भी देंगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। लॉ ने कहा ये एनफोर्सेबल नहीं है, बस पैसे 5 लाख जो एडवांस लिया हुआ है वो वापस कर दे, और अगर कुछ भी नहीं लिया होता तो को बस खत्म हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता। कोई किसी ने कुछ नहीं तोड़ा, कोई डिफॉल्टिंग पार्टी ने कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। ये होते हैं पर्सनल नेचर। लेकिन इसके बरक्स इम्पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बाकी सारे कमर्शियल एग्रीमेंट्स। लाइक जिस फॉर एग्जांपल ये फैक्ट्री ऑनर है, इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, ये बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, इसने मेरे साथ गुड्स डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब अगर ये नहीं रहा या ये इंसेन हो गया है तो दोनों केसेस में इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बाइंडिंग। ये नहीं पूरा करेगा, इसकी डेथ या इंसैनिटी के केस में इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा करेंगे, क्योंकि गुड्स है ना, ये डिलीवर करे या इसकी औलाद डिलीवर करे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो कोई मसला, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ पाए हो? सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में, इम्पर्सनल के केसेस में, अगर डेथ आ जाए या इंसैनिटी हो जाए जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस केस में जो ऑब्लिगेशन है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरी करते हैं। Legal representative will fulfill the obligation in case of death or insanity of impersonal contract, impersonal nature of contract। मेरी बात समझ आई है? अच्छा ये बातें क्यों सिखाई हैं? उसकी रीजन है, अब ऑफर पे आऊंगा तो मेरे लिए जरा समझाना बात आसान होगी। अब देखो, अब यहां पे ए ने ऑफर की और उसकी डेथ हो गई या इंसैनिटी हो गई, अभी कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज ही नहीं है, अभी तो इसकी एक्सेप्टेंस होनी है। तो मैं अगर ये कहूं कि इस डेथ या इंसैनिटी का बी को पता नहीं चला और उसने एक्सेप्टेंस कर दी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? बाइंडिंग, एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर बाकी शराइत भी पूरी हो जाएं। और अगर ये बाइंडिंग है तो ये तो मर चुका है, कौन पूरी करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन कब? जब इम्पर्सनल नेचर का होगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का होता तो फिर वॉइड हो जाता। मेरा ख्याल आप पहुंच गए उस स्टेज तक। चलो, सो इसका मतलब है इस डेथ या इंसैनिटी का अगर इसके एक्सेप्टेंस से पहले पता चलेगा तो ये ऑफर ही रिवोक हो जाएगी, ऑफर ही विड्रॉ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर नहीं पता चलता तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, एक्सेप्टेंस होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो देखा जाएगा दोनों में से कौन सा है, ये है तो ये है तो ये। बात समझ आई थी? पहले पढ़ी। सो वो कहते हैं बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, जनाबे वाला अगर ये मर जाता है प्रपोजर, तो इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ काम, ये कंडीशन है कि भाई एक्सेप्टर को पता लग जाना चाहिए कि डेथ हो गई, उसके नॉलेज में आएगा तो ऑफर रिवोक होगी, वरना ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी। और ये काम उसकी एक्सेप्टेंस से पहले हो जाना चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई जी सबको? यही वजह है कि कोई बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाद में इजराइल साहब उसको ले जाते, घर वाले उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो बिजनेस उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देता है, या वो उसके बच्चे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जी प्लीज एग्जांपल 14, 15, 16, 17, 18 पढ़िए जल्दी से। 19, बल्कि 19 तक है, 19 तक जल्दी से पढ़िए। हाँ,
जी प्लीज, कोई क्वेश्चन ना समझ आए। एक 16 है जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी शेयर्स की अलॉटमेंट के हवाले से। तो शेयर की अलॉटमेंट क्या होती है मैं बता देता हूं। एक पर्सन अगर कंपनी के शेयर बाय करना चाहता है, लाइक मैं कि शेयर बाय करना चाहता हूं, तो मैं ऑफर करता हूं कि जनाब मुझे शेयर्स दे दें। तो वो प्रोसेस जो है वो यूजुअली जब कंपनी शेयर ऑफर कर रही होती है तो ये प्रोसेस 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो 8 महीने पड़ा रहे और शेयर्स ही ऑफर ना हो। कितनी देर बाद कर रहा है वो? मई से लेकर नवंबर, ऐसा नहीं होता, 2 महीने में सेटलमेंट हो जाती है। और जब कंपनी शेयर इशू कर देती है उसको कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अभी भी ना समझ आई तो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, अब एक दफा पढ़ लो सारी, फिर मैं पूछता हूं कौन सी नहीं समझ आई। जी 17 18 तक है, 19 तक है, बल्कि 19 तक। प्लीज पढ़ लीजिए जल्दी, बुक्स खरीद लो, बुक से मोहब्बत डालो, इससे ना डालो, बाद में बुक अजनबी सी लगेगी, आगे टाइम कम है। तूने पहले इनिशियल क्लासेस ली थी मुझसे? इनिशियल क्लासेस ली थी पहले ऑनलाइन? सही है, ठीक है जी। डन, आगे चलूं 19 तक जी। कोई ट्रांसलेशन इशू किसी एग्जांपल में? जी बेटे। 19 में है वो इनके दाऊद ने एक्सेप्ट कर लिया था उसकी डेथ के। हाँ, इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट जी, उसके नॉलेज में नहीं आई बात। उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ना ना ना, ड्यूटी लगा दी ना, किसकी भला? ऑफरर की, कि भाई ऑफरर के घर वाले बताएं, नॉलेज इंफॉर्मेशन दें। एक्सेप्टर की ड्यूटी नहीं है कि वो खुरेदता फिरे कि जिसकी एक्सेप्टेंस कर रहा हूं वो जिंदा भी है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हो कि दाऊद, उसने लिखा ना, जो दाऊद एक्सेप्टेड जैन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट ऑफ जैन्स डेथ। इग्नोरेंस मींस उसके नॉलेज में नहीं है। ये नॉलेज में लाना किसकी जिम्मेदारी थी? ऑफरर के एक बच्चे बताते, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बताते। बात समझ आइए। एक्सेप्टर को कोई स्टेप्स लेने की जरूरत या उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करने से पहले देखा करे कि भाई बंदा मर तो नहीं गया, ऑफरर मर तो नहीं गया, नहीं ऐसी बात, ऐसी ड्यूटी कोई नहीं है। तो इसलिए यहां पे जो नेग्लिजेंस है वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। नेग्लिजेंस नॉट एन एक्सक्यूज, वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। देखिए कोई ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी नहीं है सर्च आउट करना, ड्यूटी ऑफरर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कि वो इन्फॉर्म करें, ठीक है। तो आप शेयर एलोकेशन के अंदर 2 महीने लग जाते हैं, पर सर उसने दिया शेयर्स प्रॉपर्टी, उसको टर्मिनेशन लेटर भेजना चाहिए। ऑफर किसने की? पब्लिक ऑफर करती है पब्लिक ने ऑफर की, और कंपनी के एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करती है 8 महीने 6 महीने जितने भी, नहीं, 2 महीने के अंदर ना पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। लॉ है ना, कैप 7 है, पढ़ेंगे आप लोग, कैप 7 है। अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ये ऐसे मुंह उठा के नहीं हुई थी, पूरी टाइमलाइन में है। इसकी बिगनिंग इंसेप्शन से लेकर क्लोजिंग तक कंप्लीट टाइमलाइन डिफाइंड है। 2 दिन बाद क्या करना है, 4 दिन बाद क्या करना है, हफ्ते बाद क्या करना है, दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं। तो ऑफर पब्लिक करती है कि दे वांट टू बाय, और शेयर कंपनी हैज अ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर, ठीक है। अगर कंपनी एक्सेप्ट कर ले और शेयर इशू कर दे, दिस इज व्हाट वी कॉल अलॉटमेंट ऑफ शेयर। यही वजह है कि पब्लिक कई दफा कहती है कि मुझे 5000 शेयर चाहिए, और कंपनी कहती है एक्सेप्ट करते हुए कि तुम्हें सिर्फ सपोज 1000 मिलेगा, 1200 मिलेगा, 1300 मिलेगा, इस तरह होता है। वो क्यों होता है? वो पूरा प्रोसेस है जिसमें उसकी प्रोपोर्शन की जाती है। हो सकता है ना, देखो मैंने शेयर ऑफर करने हैं, कंपनी ने, मेरी कंपनी ने शेयर ऑफर करने हैं। कंपनी का प्लान है कि 5 लाख शेयर ऑफर करेंगी, ठीक है, लेकिन आप लोगों से ऑफर मांगी कि आओ जी ऑफर करो, आप लोगों ने 20 लाख ऑफर कर दिए, पैसे भी जमा करा दिए। अच्छा, पब्लिक पैसे भी पहले जमा कराती है, याद रखना, पैसे भी आपने जमा करा दिए 20 लाख शेयर के, मैंने तो 5 लाख इशू करने हैं, तो क्या आप सबको एंटरटेन कर पाऊंगा? नहीं, तो कुछ को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में प्रोपोर्शन का एक रूल इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल करके मैं सबको थोड़ा 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 बांट दूंगा, ऐसे होता जी। 19 तक कोई प्रॉब्लम नहीं तो आगे चल रहा हूं। एडिशनल पॉइंट जी, बड़े आसान आसान से। ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय द नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय द ऑफरी। एक्सेप्टर कहे कि हमें आपका कार्टून पसंद, लड़की वाले के हमें आपका कार्टून पसंद नहीं आया, तो मतलब ऑफर रिजेक्टेड। इज दैट क्लियर? अब ऑफर एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट, काउंटर ऑफर। अक्सर आपने देखा होगा, ये वैसे मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, लेकिन फीमेल में ये प्रॉब्लम ज्यादा है
कि फॉर एग्जांपल कुछ भी खरीदने जाती हैं, उसके बाद वो बंदा आगे से बेचारा अगर सब्जी वाला भी हो ना तो वो कहेगा जी 100 रुपये, ना 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 80 रुपये ले लो या 50 रुपये, काउंटर ऑफर लोग करते हैं। कॉमन है ये, फीमेल्स में बहुत कॉमन है, मेल फिर कोई कम करते हैं, लेकिन फीमेल में ये जरासीम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। काउंटर ऑफर के मतलब फॉर एग्जांपल सामने वाला शॉप, और कई दफा ऐसा होता है बार्गेनिंग पावर पे भी डिपेंड करता है। सामने वाले बेचारे, आजकल बिजनेसमैन की बार्गेनिंग पावर बहुत वीक है पाकिस्तान में, तो वो बेचारे फिर कॉस्ट टू कॉस्ट भी कई दफा बेच बूझ देते हैं। लेकिन अगर अच्छा दुकानदार हो, वो कहेगा बाजी उतर जा नीचे, दोबारा ना आई यहाँ पे, टांगे तोड़ दूंगा तेरी, अच्छे हालात में, ऐसा भी होता है बल्कि। सो द पॉइंट इज, समझाने ये चाह रहा हूं, ये जो आप आगे से एक ऑफर करते हो ना, उसके बाद आप देखते हो कहीं ना कहीं सेटलमेंट होती है और फीमेल वो बाय भी कर लेती है। कई दफा ऐसा होता है, लाइक मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया ना स्पाउस की वजह से, कि वो ऐसा रेट लगाती है कि मुझे शर्म आनी शुरू हो जाती है कि यार ये क्या कर रही है। तो मैंने उसे मना किया, भाई खबरदार तू मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं जा सकती, इजाजत नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट है थोड़ी जो खराब करती है तू। तो पॉइंट इज, वो काउंटर ऑफर करती है बहुत ज्यादा, और बड़ी जालमाना काउंटर ऑफर, ठीक है। क्या आप एकदम ऐसे करके देते हो, क्या क्या कह रही है तुमने, इतने की, अच्छा। और मैं हैरान होता हूं, समटाइम शॉपकीपर दे भी देता है, प्रोडक्ट भी दे देता है कई दफा कि हाँ जी इतने की बारे में आती है। द पॉइंट इज, आपने जो काउंटर ऑफर की, अब आपने लॉ नहीं समझा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डील होती है, एग्री करते हो और वो खरीद देते हो चीज। लेकिन इनफैक्ट लॉ की नजर में देखो तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं वो प्रोडक्ट है, सपोज एक सूट है, वो शॉपकीपर ने कहा जी ये 5000 का है और मेरी मिसेज आगे से गए 2000 रुपए का, सो इनफैक्ट मेरी मिसेज ने काउंटर ऑफर की। अब वो जो काउंटर ऑफर है उससे एग्जिस्टिंग ऑफर खत्म हो गई, अब ये काउंटर ऑफर कर रही है, ठीक है। और ये अगर काउंटर ऑफर कर रही है, या सपोज चले मुझे ले ले, मैं आसान हो जाएगा, मैं काउंटर ऑफर कर रहा हूं, तो इनफैक्ट अब मैं पोजीशन चेंज हो गई है, पहले वो ऑफरर था, मैं एक्सेप्टर था, अब मैं ऑफरर बन गया हूं और वो एक्सेप्टर शॉपकीपर। अब उसका विश होगी कि वो मुझे 2000 में सूट दे दे, तो वो दे देगा, वो मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर देगा। ही इज अ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। लेकिन एग्जिस्टिंग ऑफर क्या हुई है, वो तो खत्म हो गई, वो तो तब उसी वक्त तबाह हो गई थी जब मैंने काउंटर ऑफर की थी। बात समझ आई? इसका मतलब है अगर ए एक ऑफर करता है गुड्स की 50,000 में, बी कहता ना 50,000 नहीं, मैं तो 48,000 दूंगा, तो समझ लें ये ऑफर खत्म हो गई है। अब एक और ऑफर बची हुई है और वो ये है कि वहां पे बी ऑफरर बन गया है, बी ऑफरर बन गया है और वो कह रहा है कि आई वांट टू बाय द गुड्स फॉर 48,000। अब ए के पास राइट है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सपोज ए कह दे रिजेक्टेड, नहीं भाई 48 में 12 नहीं खाता, निकलो यहां से। अच्छा चलो 50 में दे दो, नहीं अब तुम्हें 50 का भी नहीं देना। वो कहेगा जनाब तुमने ऑफर की थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, तुम पे बाइंडिंग है। तो लॉ समझाना चाह रहा है ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब ऑफर आपकी काउंटर ऑफर की वजह से खत्म हो चुकी है। अब वो दुकानदार तुझे कुछ भी ना दे तब भी तू कुछ नहीं कर सकता उसका। मेरी बात समझ पाए हो मैं क्या समझाने की कोशिश की है? हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये बातें सेटल हो जाती हैं बहुत जल्दी, बहुत क्विकली सेटल हो जाती हैं, आप तय कर लेते हो कहीं ना कहीं दोनों, क्योंकि एक दूसरे को लगातार काउंटर ऑफर होती है, 2000 नहीं 2500 नहीं 3000 लाइक दैट, और सेटल हो जाता है कहीं ना कहीं। चलो, एन ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर। अ काउंटर ऑफर इज एन ऑफर बाय द ऑफरी इन रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल ऑफर। सो यहां पे एक्सेप्टर जो है या ऑफरी जो है वो एक ऑफर मार देता है। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 जल्दी से प्लीज पढ़िए ये वाला। रियल केस है निहाल चंद वर्सेस अमरनाथ, जो भी है। ऐसे ही है। चलो सॉल्यूशन भी पढ़ लो। सॉल्यूशन पढ़ाता इसलिए हूं, उसकी रीजन बताता हूं, इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग लिखने में थोड़ी आसानी होगी कि अच्छा लिखते कैसे हैं, स्टार्ट कैसे लेते हैं किसी बात को लिखने के लिए। अभी मैंने केस स्टडी लिखना नहीं सिखाई, लेकिन आपको आइडिया होगा कि लिखना स्टार्ट कैसे करना है। जी डन? सबने पढ़ लिया? जी बेटियों पढ़ लिया? चलो मूव करूं या पढ़ा था कोई? पढ़ ली सबने? ओके। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक। बड़ी आसान सी बात है कि एक दफा जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो फिर रिवोक नहीं होगा। प्लीज एग्जांपल 20 और 21 पढ़िए। ट्वेंटी 21।
जी डन। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस पढ़ ली सबने। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या है? आपको जो ऑफर हुई है आप उसको एक्सेप्ट कर लो। सो when the person to whom the offer is made signifies his assent, अपनी रजामंदी दे दे to it, the proposal is said to be accepted. Therefore the act of signifying the assent to an offer is called acceptance. Please example 22 जल्दी से। जी डन। अच्छा जी, कम्युनिकेशन। अब उसी तरह जिस तरह हमने वैलिडिटी ऑफ ऑफर पढ़ ली, सॉरी ऑफर के केस में पढ़ा था वैलिडिटी, कम्युनिकेशन, टाइमिंग एंड रेवोकेशन, तो हम एक्सेप्टेंस के बारे में भी वही तीनों प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो हमने अभी सिर्फ फिलहाल एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी और दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेट कैसे करना है। तो वो देखो एक बात बताओ कि एक्सेप्टेंस, मैंने कल भी एक बात समझाई थी कि एक्सप्रेस भी हो सकती है, और एक्सप्रेस क्या है? बाय रिटन वर्ड, बाय ऑरल, ऐसे ही है, और दूसरा इंप्लाइड बाय बिहेवियर भी हो सकता है। तो इसका मतलब एक्सेप्टर कुछ ऐसा कर दे जिससे ये इंडिकेशन मिले कि इसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लाइक जिस तरह कल वो सामान उठाने वाले ने सामान उठाया कुली ने, और एक्सेप्टर ने उसके साथ साथ चलना शुरू कर दिया अपनी सीट की तरफ, अपनी जो भी रिजर्वेशन है उसकी तरफ। तो इसका मतलब है उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसका एक्शन बता रहा है, उसका बिहेवियर बता रहा है कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। या वो से कहता हाँ हाँ उठाओ उठाओ उठाओ, ओके ओके उठाओ, और शू पॉलिशर को आप खुद शू दे दें, तो इस मींस आपने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। तो वो कहता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन। आप कुछ ऐसा करो या किसी ऐसे काम से रुक जाओ ऑफ द एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्टर कोई ऐसी हरकत करे जिससे ये इंडिकेट हो कि आप वो रजामंदी दे रहा है किसी ऑफर को, थ्रू विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट सच एक्सेप्टेंस, जिसके थ्रू वो अपनी एक्सेप्टेंस को शो करे। मेरी बात समझ आई है? नोट पढ़ते हैं। कहता है प्रपोजल इज नॉट कंसिडर एक्सेप्टेड इफ ऑफरी रिमेन्स साइलेंट। अच्छा, अब यहां पे एक छोटी सी बात समझाता हूं। हमारे ना अक्सर मशरकी ईस्टर्न फैमिलीज हैं, ईस्टर्न कल्चर है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि फॉर एग्जांपल बेटी का रिश्ता है, सपोज मैं एक कॉमन ट्रेडिशन है, पता नहीं अब तो वैसे बेटियां भी बहुत तेज हो गई हैं, लेकिन बेटियों का एक रिश्ता है, तो बेटी गुस्से में उठ के ना, मतलब पता है कार्टून है वो वाला कजन, सपोज मिलता तो वही मामी का बेटा, पुफी का बेटा, ऐसे ही होता है ना, रिश्ते में यही मिलते हैं। सो सपोज आपको वो पसंद नहीं है, शदीद नफरत, और गुस्से में उठ के जाए बेटी, तो घर वाले पीछे से क्या अज्यूम करते हैं? शर्मा रही है, एक्सेप्टेड। वो बेचारी अंदर गुस्से में बैठी है और बाहर खुशियां मनाई जा रही है कि लो जी एक्सेप्ट हो गया, बेटी को कोई इतराज नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब यहां पे उसकी साइलेंस एक्सेप्टेंस समझी जा रही है। भाई ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहां पे साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी। जब तक जवाब नहीं आता एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी। इज दैट क्लियर? सो अ प्रपोजल इज नॉट कंसिडर एक्सेप्टेड इफ द ऑफर रिमेन्स साइलेंट। जनाब समझ आ गई बात? या आप यूं कहो कि अगर तुम्हारा 10 दिन में जवाब ना आया तो मैं हां समझूंगा, लाइक दैट। बात समझ आई? तो ये नेगेटिव कंफर्मेशन है कि आप उसकी खामोशी पे उसको हां समझ रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, सेल्फ अज्यूम कर रहे हो। तो लॉ कहता है इसकी इजाजत नहीं है। बस ये लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन मींस इफ द ऑफर is not accepted within a specified time, then it will be presumed to have been accepted. उसने एक्सेप्ट नहीं की और आप अज्यूम कर रहे हो कि एक्सेप्ट होगी, 10 दिनों में जवाब नहीं दिया तो मैं उसकी तरफ से तो हाँ है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में, सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप में तो ये इजाजत हो सकती है, आप ऐसे ख्वाब देखते रहें, लेकिन कमर्शियल रिलेशनशिप में, बिजनेस रिलेशनशिप में इनकी इजाजत उधर से हाँ आएगी तो हाँ समझी जाएगी, वरना नहीं। आदर बेशक वो हाँ जो है वो वर्ड्स में आए, ओरल में आए, एक्सप्रेस हो या इंप्लाइड हो, वो फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? प्लीज एग्जाम्पल 23 पढ़िए और फिर छुट्टी कीजिए। जी डन? समझ भी आ गया? लो जी, अल्लाह ताला सबको आसानी से फरमाए। भागो।